नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार ABTV न्यूज़ चैनल से। आज हम आपको एक ऐसे प्रतिभाशाली नेता से मिलाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे बीच में जो है राजेश वैद्य जी, जो कि कांग्रेस के काफ़ी लंबे समय से जो है कांग्रेस के प्रति हमेशा निष्ठा रही है, ईमानदारी रही है और उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया है। सबसे बड़ी बात किस विशेषता यह है कि उनके साथ में छोटे तबके का जो है समाज जो है वो बहुत जुड़ा हुआ है और बड़े ही मिलनसार है। आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे, कांग्रेस की नीतियों पर वो कहाँ पर खरा उतरते हैं और क्षेत्र की जनता के साथ में वो किस तरीके का काम कर रहे हैं। आइए आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा शुभ नाम बताएं। जो है देखिए, मैं प्रोफेसर राजेश वैद्य, पूर्व सदस्य हरियाणा लोक सेवा आयोग और PCC डेलीगेट राजेश जी, जिस तरीके की आपकी एक छवि बनी हुई है समाज के अंदर, एक जो क्षेत्र के लोग हैं काफ़ी आपसे प्रेम भी करते हैं, काफ़ी आपके प्रति स्नेह भी है और लोग जब भी आपका कोई काम होता है उसको करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सभी लोग जुड़े रहते हैं। तो ये जो प्रेरणा है, ये एक संदेश है, ये किस तरीके से मिला लोगों में, एक जो भाईचारा का संदेश आज भी आपका कायम है, तो कहाँ से ये प्राप्ति हुई आपको? देखिए, बेसिकली मैं करनाल से हूँ, गोंडा मेरा गांव है और मेरे पिताजी करनाल सफाई कर्मचारी एसोसिएशन के लंबे समय तक प्रधान रहे और उनसे हमने एक चीज़ सीखी। मेरे पिताजी बड़े सरल स्वभाव के थे और हम बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे। मैंने PhD की, मैं प्रोफेसर रहा यूनिवर्सिटी में, बड़ी यंग एज में मैं प्रोफेसर लग गया था, तो मैं कम 18-19 साल में प्रोफेसर रहा। तो जो हमारा जो राजनीति मानने का उद्देश्य है कि हमारे समाज के जो निचला तबका है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग से संबंध रखता है, प्रत्येक उस गरीब को मुख्य धारा से जोड़ना मेरा उद्देश्य है। जिस तक सरकार की नीतियों की जानकारी नहीं पहुंचती है या जो लाभ से वंचित है, जो वंचित गरीब समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का मेरा उद्देश्य है। तो जैसा आप ये जानते भी हैं कि कुछ दलित समाज जो है आज भी अशिक्षित है, काफ़ी संख्या में अशिक्षित है, उसको जो प्रेरणा दी जा रही है शिक्षा की ओर बढ़ने का, जो हमारे संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी ये हमें जो है ये समाज को संदेश दिया कि यदि अगर आप शिक्षित होंगे तो आपको रोजगार भी मिलेगा, आप अपने हकों की लड़ाई भी लड़ सकते हैं। तो उन हकों को किस तरीके से, किस विषय को पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, मैंने हमेशा उस पर खरा उतरने की कोशिश की है और वो हमारे आराध्य हैं, हमारे आदर्श हैं और उन्हीं की पूजा करते हुए हम राजनीति में प्रवेश किया है और उनके मूल मंत्र को हम लोगों को बताने में लगे हुए हैं और हमारे बच्चे अब शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षा की तरफ जा भी रहे हैं। बहुत बच्चे हमारे PhD कर रहे हैं, PG कर रहे हैं, UG कर रहे हैं सॉरी। लेकिन BJP सरकार ने शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है वो करने का काम किया है। BJP का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर आपने किसी दलित समाज के, पिछड़ा समाज के, किसी गरीब समाज के, सामान्य जाति के गरीब समाज के व्यक्ति को भी अपनी बेटी को इंजीनियर बनाना है, IIT की तैयारी करानी है या MBBS की तैयारी करानी है, तो उसमें क्या है कि जो लोन है, आपको लोन लेने की प्रक्रिया बड़ी कठिन है और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा। आप कार लोन सस्ता है और शिक्षा का लोन महंगा है। आज वर्तमान में शिक्षा का लोन है 11% के आसपास, हो सकता है 12% ना हो, और कार लोन है 8%। और साथ में अगर आपको लोन लेना है शिक्षा का 5 लाख से ऊपर, 2.5 लाख से ऊपर, तो आपको अपनी FD रखनी पड़ेगी या अपनी ज़मीन रखनी पड़ेगी या अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी बेटी को लोन मिलेगा। तो ऐसे में कहाँ शिक्षा है? तो इस शिक्षा का व्यवसायीकरण बना दिया सरकार ने। मेरी प्रार्थना है कि भाई जो भी व्यक्ति गरीब है उसकी बेटी को, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो ये लोन है, ये बिना किसी भेदभाव के और कम से कम ब्याज रेट देना चाहिए जी, कम से कम ब्याज देना चाहिए। देखिए, हमारे बीच में प्रोफेसर राजेश वैद्य हैं, जो कि खुद अच्छी राजनीति के खुद अच्छे सुंदर खिलाड़ी हैं और जैसा आप जानते भी हैं कि राजेश वैद्य जी एक दलित समाज से हैं और बहुत ज़्यादा वो हमारे अपने जो समाज हैं उनके लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। एक काफ़ी लंबा जमा पड़ा उनके साथ में रहता है।
हम उनसे और भी बातचीत करने का प्रयास करें। राजेश भाई जी, मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा। मान लीजिए यदि अगर आपको प्रदेश की जनता चुनती है, नीलोखेड़ी की जनता चुनती है, तो आप उनकी कसौटी पर कहाँ तक खरे उतरते हैं? सबसे बड़ी आजकल ये भी बात आती है कि जब नेता चुन लिए जाते हैं तो वो जो अपना मुद्दा होता है, जो अपनी बात होती है, वो अपने लोगों से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में आप कहाँ किस कसौटी पर खरा उतरते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो युवा है, आज का जो व्यक्ति है, ये 21st सेंचुरी का युग है और आज आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सबके पास सबकी पिक्चर्स है। अगर आप इसके विषय में जानना चाहते हैं, गूगल कीजिए, सब पता लग जाता है। तो लोग आजकल जुड़ते नहीं हैं, लेकिन जो मेरे नज़दीक के लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे वर्क को जानते हैं, मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैंने प्रत्येक गरीब के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने से लेकर ट्यूशन फीस पढ़ाने से लेकर तमाम वो कार्य किए ताकि वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर कर सके, अपना गुजारा कर सके। तो तभी तो साथी जुड़ते हैं। तो हमने ऐसे बहुत से साथियों को मोटिवेट किया जो आज टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, SDM हैं, जजेज हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत बच्चे हैं और वो सब जुड़ते हैं क्योंकि हमारे व्यवहार से यही बात। मैं जब नीलोखेड़ी में आया आज से 4-5 साल पहले, मैंने 2020 में कोरोना में अपनी शुरुआत की। कोरोना में लोगों की सेवा की, अपने नीलोखेड़ी विधानसभा के लोगों की, और मैंने भगवान वाल्मीकि जयंती बनाई 2020 में। तो हज़ारों लोगों ने शिरकत की और लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको अपनापन नजर आता है। और मैं चाहता हूँ कि मैं राजनीति में, देखिए मेरी सैलरी 2.5 लाख रुपये थी, मैंने 85 की नौकरी छोड़ दी। कोई छोड़ता है? आज कोई 84 की नौकरी नहीं छोड़ता। लेकिन हमारे अंदर एक सेवा भावना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं परमात्मा ने ये जो जीवन दिया है इसको सेवा मन लाएंगे। और अगर आप जनता की सेवा करना चाहते हो तो राजनीति से बड़ी मतलब नहीं है कोई। अगर आप सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं तो पहले राजनीति में देखिए, जब तक राजनीति में वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग रहे, देश की आज़ादी के समय जब देश आज़ाद हुआ और देश जब गुलाम था, आप मुझे एक किसी अनपढ़ नेता का नाम बता दीजिए। सब वेल क्वालिफाइड टीचर लोग, प्रोफेसर लोग, वकील लोग हमारे नेता होते थे। आप एक बता दीजिए कि कोई अनपढ़ नेता हुआ हो। ये तो 1970 के बाद, 80 के बाद जब दूसरे लोग आने, बाहुबली नेता आने लगे, तमाम वो लोग आए, तब हालात खराब हुई देश की। अगर आज भी नए चेहरों को आगे लाने का मौका मिले, पढ़े लिखे लोगों को आगे एक नई सोच के साथ कि हम इस देश को उन्नतियों पर ले जाएंगे, हम अपने युवाओं को सही ढंग से जीना सिखाएंगे। अब देखिए हमारा युवा आज प्लान कर रहा है, विदेशों की तरफ जा रहा है, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। अभी ये बजट आया है, बजट में कहीं दिखाई नहीं है कुछ। वही जो यूथ जो प्लान कर रहा है, हमारे करनाल जिला से डेली लोग जा रहे हैं, कोई डोंकी से जा रहा है, कोई पैसे जा रहा है। तो ये तमाम मुद्दे जो है हमें इन पर विचार करना चाहिए। हमारा यूथ आज हरियाणा में अभी भी जो है ना एक दलित नेता की कमी है और जो है दलित की आवाज़ें नहीं उठाई जा रही हैं। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि आजकल 2 चीज़ों में राजनीति चल रही है। एक तरफ जो है शिक्षा को लेकर के राजनीति चल रही है, दूसरी तरफ धर्म को लेकर के राजनीति चल रही है। उस राजनीति को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, समाज को कैसे दर्पण दिखाया जा सकता है, लोगों को कैसे शिक्षित किया जा सकता है, थोड़ा उस पर और प्रकाश डालते हैं। सॉरी, देखिए शिक्षा जो है, जो गरीब के बच्चे हैं, अभी क्या है कि हमारे जो छोटे स्कूल हैं CBSE के नहीं है। आज हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे इंग्लिश बोले, इंग्लिश स्कूल में जाए। तो मेरी प्रार्थना है, मतलब कांग्रेस पार्टी से भी, आप जब आए तो ये जो तमाम स्कूल है जहाँ पर गरीब का बच्चा, रिक्शा पूरा का बच्चा, स्वीपर का बच्चा, एक गरीब तबके का बच्चा जहाँ पढ़ता है, तो वहाँ पर आप CBSE को देखिए। इस देश में सबसे पहले जैसे सनावर स्कूल है, दूर स्कूल है, बिरला विद्या मंदिर है नैनीताल, शेरपुर नैनीताल है, या तमाम जो स्कूल रोटी पब्लिक स्कूल है, इन स्कूलों में आम आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता। राजीव गांधी ने देखा कि यार यहाँ तो बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं। जब वो दूर स्कूल में पढ़ते थे तो उन्होंने एक संकल्प लिया और 1985 में इस देश के 654 जिलों में 654 जिले हैं, प्रत्येक जिले में उन्होंने नवोदय विद्यालय खोलने का काम किया। आज आप देखिए, आज जिले में नवोदय विद्यालय है, उनमें तमाम वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स वहाँ खाना पीना रहना फ्री है और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई है। क्या बीजेपी ने ऐसा स्कूल खोला कोई? मोदी साहब की मुझे बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी केंद्रीय विद्यालय संगठन लेके आए, सेंट्रल स्कूल बनाए। आज सेंट्रल स्कूल की संख्या 1200-1300 के आसपास है पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ पर आर्मी के बच्चे, जो आर्मी में काम करते हैं उनके बच्चे, जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके बच्चे तो वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वो कंपटीशन में लड़ रहे हैं। अभी आप देखिए कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड को कंपटीशन नहीं करते।
वो सीबीएसई को कंसिडर करते हैं। देखिए, ये थे हमारे बीच में प्रोफेसर जो है राजेश बैद जी। हम आगे भी और अगली बार आपको एपिसोड में उनकी बहुत सारी विचारधाराएं जो समाज को एक प्रेरणा का स्रोत है, जो समाज को एक संदेश दे सकते हैं और समाज के हर वर्ग के साथ में वो जुड़े रहते हैं। हम उनसे एक बार और भी बातचीत करेंगे। थोड़ा हमारे बीच में जो है कुछ और भी श्रोतागण हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आज की राजनीति में किस तरीके का क्या संदेश देंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज की राजनीति के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? कांग्रेस की सरकार आ रही है, 10 साल की जय जयकार हो, 10 साल मुख्यमंत्री रहना है, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं सरकार, 10 साल कांग्रेस जी, कांग्रेस की सरकार। देखिए, लोगों के मन में जो है कांग्रेस की सर युवा हैं आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा कैसा नेता होना चाहिए, समाज को क्या चीज़ देनी चाहिए? क्या मैं राजेश जी के जो अभी उन्होंने बात कही, बहुत ही अच्छी बात कही कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो बीजेपी दे रही है, लेकिन बेटी को पढ़ाएंगे कैसे? अभी सर ने कहा कि लोन्स देखो कितने महंगे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि कार लोन सस्ता है, एजुकेशन लोन महंगा है। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे कि उनकी बैकग्राउंड देखी जाती है कि उनके पिताजी क्या करते हैं, उनकी बैलेंस इनकम है कि नहीं है, उसके बाद लोन दिया जाएगा। अदरवाइज उनको लोन दिया नहीं जाएगा तो वो आगे फर्दर स्टडी कैसे करेंगे, एडवांस स्टडी कैसे करेंगे? विदाउट आइडिया नो लोन। नेचुरली आप ये चीज़ देखिए, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो हमारे वैद साहब इस चीज़ के बिल्कुल अपना सपोर्ट करते हैं कि अपना बेटी को कैसे पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से इनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो हमारी कांग्रेस सरकार आएगी, इस चीज़ पे बहुत ध्यान देंगे। जी, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार। मैं राजेंद्र।